प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 का अध्ययन करेंगे और इस पर कुछ मुख्य परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन को भी बना करके आपके बीच में रखेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में परिचय दे दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट (1919) क्या है, क्यों आया है, क्यों इसको पारित किया गया। तो पहला जो पॉइंट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो यहां आप याद रखिएगा कि यह उत्तरदायी शासन का ये पहला प्रयोग है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का ये पहला प्रयोग है। ये आप कह सकते हैं प्रतिनिधि सरकार। क्लियर? अब इसमें हमको देखना ये है कि यह एक्ट क्यों पारित हुआ। एक तो आपको ये पढ़ना है। सेकंड चीज आपको पढ़ना है कि इसके अंदर प्रोविजन क्या है, या आप कहेंगे एक उपबंध क्या है। क्लियर? अब फिर एक चीज और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रणाली अपनाई गई थी जिसे द्वैत प्रणाली कहते हैं। अब ये द्वैत प्रणाली असफल क्यों हुई? क्लियर? तो अगर हम लोग इतने क्वेश्चन को कर लें तो यहां उठने वाला कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो, आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज आप इसको जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये क्यों पारित हुआ। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे सेकंड को, फिर ये देखेंगे कि ये अगर असफल हुआ तो क्यों असफल हुआ। क्लियर? और फिर हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों आया, इसका आंसर हम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो एक बात आएगी, पहला पॉइंट आएगा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म से असंतोष था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भारत सरकार अधिनियम 1909 है, 9, इससे भारतीयों को असंतोष था। क्लियर बच्चों? अब भारतीयों को असंतोष क्यों था? क्योंकि देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म की मूल अवधारणा को आप समझने की कोशिश करिए। आखिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों लाया जा रहा है? क्लियर? तो बच्चों, पहली बात याद रखना कि जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये कब आ रहा है? तो आप कहोगे 1908 में आ रहा है। अब 1908 में जब ये आ रहा है तो प्रश्न आता है कि यह किन परिस्थितियों में इसको पारित किया गया। परिस्थितियां क्या थी कि जिसमें मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। तो बच्चों देखो, एक बात ये थी, किन परिस्थितियों में इसे बनाया गया। ये तो आप जानते हो कि मार्ले कौन है, भारत सचिव है, और ये मिंटो सेकंड है जो कि भारत के वाइसराय हैं। देखो बच्चों, एग्जैक्टली बात ये थी
कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अब यह प्रश्न आता है कि यह बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था। क्लियर? 1905 में ये देखो, ये बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है ना। अब जब बंगाल का विभाजन किया गया तो इस विभाजन के मूल में उद्देश्य क्या था? विभाजन के मूल में बच्चों ये उद्देश्य था कि बंगाल के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जागरूकता फैल रही थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल में राष्ट्रवाद अब बड़ा हो चुका था, अपने यौवन में आ रहा था। तो अगर बंगाल में राष्ट्रवाद आएगा तो निश्चय ही अंग्रेजी प्रशासन के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो अगर हम इस राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं जो बंगालियों में पैदा हो रही है, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हमको क्या करना होगा? जाहिर सी बात है कि तब अंग्रेजों ने क्या इस राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने के लिए क्या कार्य किया था? आप कहेंगे बंगाल का विभाजन करके उन्होंने हितों को, मतलब इंटरेस्ट को, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक मुस्लिम हित और दूसरा हिंदू हित। क्लियर? और मुसलमानों को अच्छी तरह से समझा दिया। क्या समझा दिया मुसलमानों को? कि देखो तुम्हारा हित कहां होगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मुसलमानों का हित हिंदुओं के साथ रहने से नहीं होगा। आप मुसलमान आओ पूर्वी बंगाल में। क्लियर? और जब आप पूर्वी बंगाल में आओगे तो वहां हम आपको आरक्षण देंगे। क्लियर? और ऐसी स्थितियों में आप विकास कर जाओगे, बहुत तेज गति के साथ आपका विकास यहां होगा। तो निश्चय ही अब जो मुसलमान है वह यह समझ नहीं पाया कि अंग्रेज एक लंबी चाल चल रहे हैं और वह इस गोटी में फंस गया। जो शतरंज की चाल अंग्रेज चल रहे थे उसमें बड़े आसानी से मुसलमान फंस गया। क्लियर ना? और वह बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका वो विरोध करना ही नहीं चाहा और हमेशा अलग रहा। तो अब आप ये देखो कि अब अंग्रेजों को ये अच्छा मौका मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़ा करके और क्या किया, राष्ट्रवादी जो चेतना थी उसको बढ़ने से रोक दिया। क्लियर? और यही चीज को वह कानूनी रूप देना चाहते थे और उसी को कानूनी रूप देने के लिए इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1909 को लाया था, या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म लाया गया था। क्लियर? इसके साथ बच्चों एक बात और भी थी। क्लियर? कि ये आपने देखा कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हिंदू मुस्लिम हितों को, ठीक है, बांट करके, मतलब रोमन थ्योरी बांटो और शासन करो के सिद्धांत को कानूनी रूप देने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 लाया गया था बच्चों। क्लियर? लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्ट भी है। क्या? कि देखिए, बंग भंग के प्रश्न पर या बंगाल विभाजन के प्रश्न पर एक बात और हुई थी। वो क्या बात हुई थी बच्चों? तो आप कहोगे कि सर देखो, जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस सूरत अधिवेशन में दो भागों में बट गई थी। क्लियर? एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। क्लियर? अब जो सरकार है या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है, वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म करना क्या चाहता है, किसी नरम दल को खुश करने के लिए विधान परिषदों का विस्तार करना चाहता है। विस्तार कर भी दिया उसने। ठीक है? क्लियर? और जब उन्होंने इसका विस्तार कर दिया था तो ऐसी स्थिति में नरम दल वालों को यहां पर, ठीक है, मौका मिल गया और ये गरम दल वाले लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जब गरम दल के लोग जेल में डाले गए तो इससे असंतोष फैला था और इस असंतोष ने क्या किया, भारत में, ठीक है,
दो विशेष आंदोलन को जन्म दिया था, एक उग्रवादी आंदोलन और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन। क्लियर? अब ये उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन से मुसलमानों को दूर रखा जाए, हिंदुओं को कमजोर किया जाए। क्लियर? तो अब अंग्रेज क्या करने लगे कि हिंदुओं को दबा रहे हैं, मुसलमानों को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जो हमारी परंपराएं रही हैं, गंगा जमुनी संस्कृति रही है, ठीक है, अंग्रेज आज उसे तोड़ करके अपने हित को पूरा करना चाहते हैं। भाई भाई के बीच में जो दीवार उत्पन्न करना चाह रहा है अंग्रेज, वह इसी के माध्यम से करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय लोग या भारतीय नेता गण मार्ले मिंटो रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे और अनवरत विरोध चल रहा था। क्लियर ना? तो बच्चों, आपको एक बात तो समझ में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पारित करने में, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म की भी एक भूमिका थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म से अगर असंतोष न होता तो निश्चय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की पारित होने की परिस्थितियां न बनती। दूसरी बात है मेसोपोटामिया कमीशन। एक और पॉइंट आएगा, मेसोपोटामिया कमीशन। देखो, ये जो मेसोपोटामिया कमीशन था, ये मेसोपोटामिया कमीशन क्या चाहता था? एग्जैक्टली मेसोपोटामिया जो कमीशन है वो कहता है कि देखो, अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अगर आप भारतीयों का सहयोग पाना चाहते हो तो आपको भारतीयों को स्वराज्य देना होगा। क्लियर? और एक बात और भी है, जो भारत परिषद है, परिषद थी उस समय, तो भारत परिषद, एक रीजन ये हो गया, एक पहले हमने बता दिया, एक दो हो गया ये, और ये तीसरा जा रहा है, नहीं दूसरा ही जा रहा है ये, ठीक है। तो जो भारत परिषद थी, नहीं तीसरा है बेटा, भारतीय जो परिषद है ना, इसके सदस्य कौन है? आप कहेंगे ड्यूक। अब ये ड्यूक क्या सुझाव दे रहे हैं, अपनी सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं कि आपको स्वराज्य दे देना चाहिए। साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भी वादा किया था, क्लियर, प्रधानमंत्री क्रू ने भी वादा किया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समाप्त होने के बाद हर राज्य को, हर देश को अपने अपने अनुसार शासन चलाने का हक होगा। तो भाई, अगर अपने अपने अनुसार शासन चलाने का हक है तो आपने भारत को कहां दिया स्वराज्य का अधिकार? ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में एक बात ये भी थी। फिर इन सब बातों के अतिरिक्त बच्चों एक और बड़ी बात थी, और वो था होम रूल आंदोलन। अब ये जो होम रूल आंदोलन है, इसके बारे में आप समझने की कोशिश करिए। ये होम रूल आंदोलन जिसे कि दो लोग संचालित कर रहे हैं। एक क्षेत्रीय होम रूल आंदोलन चला रहे हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और अखिल भारतीय स्तर पर जो होम रूल आंदोलन चला रही हैं वो है मैडम एनी बेसेंट। और ये सभी स्वराज्य की बात कर रहे थे, उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे। क्लियर? तो और ऐसी स्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि भारतीयों को उत्तरदायी दिया जाए। क्लियर? तो बच्चों, अब एक बात तो आपने ये चीज देखा, एक बात और भी थी इसे लाने के पीछे कि हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे भंग कर दिया जाए।
क्लियर? तो अगला पोर्शन भी आप देख लेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना। क्लियर ना? तो बच्चों आपने ये बात तो समझ लिया। क्या समझ लिया आपने? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने का कारण क्या था। क्लियर? तो उसमें हमने आपको क्या क्या चीजें बताई। पहली बात तो हमने आपसे ये कहा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म से भारत की जनता में बड़ा असंतोष था। ठीक है। दूसरी बात हमने आपसे ये कहा कि सर मेसोपोटामिया कमीशन लगातार सुझाव दे रहा था कि पहले विश्व युद्ध में सहयोग, भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, ठीक है, भारतीयों को स्वराज्य देना होगा। तीसरी बात हमने कहा कि भारत परिषद के एक सदस्य थे मिस्टर ड्यूक, और मिस्टर ड्यूक ने भी अपनी सरकार को, मतलब ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया था कि भारतीयों को स्वराज्य देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि देखिए होम रूल आंदोलन की भी बड़ी भूमिका थी। फिर हमने लास्ट में आपसे ये कहा कि देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ला करके अंग्रेज क्या करना चाहते थे, हिंदू मुसलमानों में जो एकता अभी स्थापित हो रही है, कैसे स्थापित हुई थी। तो आप कहेंगे कि सर देखो, मुसलमान 1911 तक तो अंग्रेजों के पिछलग्गू बने रहे। क्लियर? पिछलग्गू बने रहे। क्यों पिछलग्गू बने रहे? क्योंकि अंग्रेज लगातार मुसलमानों का साथ दे रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी क्वीन मैरी दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए आए, तब उन्होंने एक घोषणा कर दिया था कि वे बहुसंख्यक हिंदुओं का बलिदान करके किसी भी कीमत पर वो अल्पसंख्यक मुसलमानों का हित नहीं साधेंगे। मतलब मुसलमान किसी गलतफहमी में न रहे कि वो उनके हित के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों को बलिदान कर देगा अंग्रेज शासन। अब जाहिर सी बात है कि जो आईएएस ऑफिसर थे, बड़े बड़े हुक्मरान थे, इनकी पॉलिसी में बदलाव आ गया। और जब पॉलिसी में बदलाव आया तो मुस्लिम लीग लगातार, ठीक है, अंग्रेजों से दूर जाती रही, और परिणाम ये हुआ था कि इसने 1913 में मुस्लिम लीग का जो कार्यालय अलीगढ़ में था उसको इसी वर्ष बदल करके इन्होंने लखनऊ में कर दिया। क्लियर है ना? और बच्चों इसके बाद, ठीक है, ये लगातार, ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ आती गई, और 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एसी मजुमदार या अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे, वहां पर, ठीक है, कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे के करीब आए। क्लियर? अब जब ये दोनों करीब आ रहे हैं, खैर ये करीबी भी अवसरवादी करीबी थी। मुसलमान कोई राष्ट्रीय चेतना या भातृत्व भावना से प्रेरित होकर के कांग्रेस से करीब नहीं आ रहा था। अपितु मुसलमानों के मन में एक बात ये थी कि अगर वे टर्की के विभाजन के प्रश्न पर भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहते हैं तो, ठीक है, उनको कांग्रेस का साथ चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने बल पर इस देश के अंदर कोई अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन नहीं ला सकती थी। इसलिए यह धीरे धीरे यह किसके करीब आती जा रही थी? कांग्रेस के करीब आती जा रही थी। क्लियर? ये करीबी एक बहुत ही अंग्रेजी प्रशासन को बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या कर रही थी? अशांत कर दे रही थी। समझ गए आप? और इस प्रकार अगर हम इस एकता को विकसित होने देंगे तो निश्चय ही, ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन के लिए मुश्किल होगा।
तो अब हम करें क्या कि इस एकता को तोड़ेंगे हम। तो एकता को कैसे तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या गेम प्ले होगा, कैसे सांप्रदायिकता का विस्तार होगा। क्लियर? तो बच्चों आपने तो ये जान लिया ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किन परिस्थितियों में आया। तो आपसे एक क्वेश्चन तो बनने का होता है, इस पर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। और अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि आप करने में सक्षम हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे सामने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या प्रोविजन थे, क्या उपबंध थे। तो आइए देखते हैं। प्रोविजन या उपबंध, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या उपबंध है या क्या प्रोविजंस हैं। तो आप कह देना फर्स्ट दिखा देना, ठीक है, कि सर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में संसद के निर्माण का निर्देश था। भारत में करते हैं संसद के निर्माण का निर्देश था। क्लियर? और ऐसी स्थिति में यहां पर यह बताया गया था कि संसद कैसे बनेगी। तो इन्होंने कहा था कि वाइसराय महोदय होंगे और इसके अंतर्गत, ठीक है, एक लोकसभा होगी, दूसरे राज्यसभा होगी। ठीक है, या आप इसी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि राज्यसभा को अपर हाउस कर सकते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं की स्थापना की बात भी यहां पर कर दी गई थी। ठीक है, और ये कहा गया था कि जो लोअर हाउस होगा इसमें कुल 145 क्या होंगे। तो आप कह देंगे कि कुल सदस्य कितने होंगे, 145 सदस्य होंगे। अब इसके बाद आप याद रखिएगा कि अच्छा हाँ, 145 को में भी आप ये कर दीजिएगा कि 41 सदस्य क्या होंगे, यह मनोनीत होंगे और 104 सदस्य ये निर्वाचित होंगे। ये भी बात उन्होंने कह दिया। और राज्यसभा में इन्होंने कहा कि अपर हाउस में कहा कि टोटल मेंबर्स जो हैं यहां पर 60 होंगे। और इसके साथ, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए कि 27 इसमें नॉमिनेटेड या मनोनीत होंगे और 33 जो हैं यह निर्वाचित होंगे। क्लियर? ये बात भी इसके अंदर कही गई थी। क्लियर? लेकिन आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि इसके अंदर ये कहा गया था कि मंत्री जो हैं वह उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो आप कहेंगे कि यही तो मेन मैटर है। तो आइए जरा देखते हैं उत्तरदायित्व। तो बच्चों ये उत्तरदायित्व को आप समझो, अकाउंटेबिलिटी आप समझो। तो देखिए इसमें कहा गया था कि प्रांतों में, ठीक है, उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी। प्रांतों में कौन सी सरकार होगी? उत्तरदायी सरकार होगी। अब ये प्रांतों में जो उत्तरदायी सरकार होगी बच्चों, हमको ये इसके बारे में समझना है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार तो बनाई गई, लेकिन केंद्र में
हमेशा अनुत्तरदायी सरकार बनी रही। केंद्र में अनुत्तरदायी और यहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना का निर्देश था। क्लियर है? अब हमको और आगे की बातें करनी है, ठीक है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या आगे हम बात कर सकते हैं आपसे। तो देखिए, जो प्रांत में उत्तरदायी सरकार थी उसके बारे में थोड़ा देखिए। तो आप कहेंगे प्रांतों में उत्तरदायी शासन देने के लिए द्वैध प्रणाली लागू की गई थी। अब ये द्वैध प्रणाली को अंग्रेजी में कहते हैं डायआर्की, और इसके जो जनक हैं वो है लीनियस कार्टियस। कौन है? आप कहेंगे कि लीनियस कार्टियस है। क्लियर? लीनियस कार्टियस सर क्या है? डायआर्की के फाउंडर हैं, ठीक है, जनक माने जाते हैं। अब ये डायआर्की है क्या? ठीक है, तो आप कहेंगे उत्तरदायित्व को दो भागों में बांट देना ही द्वैध प्रणाली है, या एक राज्य में दो मालिक बना देना ही द्वैध प्रणाली है। क्लियर? एग्जैक्टली ये गाली गलौज का शब्द है। डायआर्की ये गाली गलौज का शब्द है। क्लियर? और आप याद रखिएगा कि इसी को पॉलिटिकल, ठीक है, फेनोमेना के रूप में भारत में अपनाया गया। कैसे अपनाया गया? तो ये कहिए कि देखो, जो प्रांत की सरकार है, प्रांत होगा, प्रांत में आप कहोगे कि जो सत्ता होगी, ठीक है, या कार्यपालिका है, प्रांत की जो कार्यपालिका है, तो देखो एक कार्यपालिका आप इधर कर लो, मतलब आप कहेंगे प्रांतीय कार्यपालिका को ये दो भागों में बांट रहे हैं। प्रांतीय जो कार्यपालिका है इसको दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। कैसे बांट रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर एक गवर्नर के अधीन कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरा है भारतीय या प्रांतीय मंत्रियों के अधीन कार्यपालिका। भारतीय हटाकर के प्रांतीय लिख दीजिए, प्रांतीय मंत्रियों के अधीन कार्यपालिका। तो इसको हम आपसे समझ लेते हैं, हमारा आप समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो जो गवर्नर की कार्यपालिका है, इसको जो विषय दिया गया था शासन के लिए, उसे कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। क्लियर? और इसको कहा गया ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है, हस्तांतरित विषय। हो गया बच्चों, ट्रांसफर सब्जेक्ट या हस्तांतरित विषय। तो ये जो जन निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ये निर्वाचित प्रतिनिधि ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन यहां पर जो गवर्नर के अधीन कार्यपालिका है, इसके मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? आप कहेंगे कि सर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक प्रांत है और उसके दो प्रकार के उत्तरदायी हैं। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में हमेशा यहां संघर्ष चलता रहेगा और फिर उत्तरदायित्व का सपना जो भारतीयों ने अपने दिलों में पाल रखा था वो असफल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? एक बात और याद रखिएगा, इसमें महिलाओं को क्या करना है? तो आप कहेंगे कि सर महिलाओं को पहली बार इन्होंने निर्वाचन मतलब राइट टू वोट दिया था, मतदान करने का अधिकार तो दिया था, परंतु उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है बच्चों? और अब हमारे सामने क्या बात आएगी? तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब इसमें लोकसभा का क्या कार्यकाल था,
तो आप कहोगे कि सर लोकसभा का कार्यकाल जो है इसमें बताया गया था कि 3 वर्ष होगा और इसमें कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग सदस्य बन सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर ब्रिटिश भारत के नागरिक बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसे कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है। और इसका कार्य संचालित करने का काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा जिसे स्पीकर कहा गया था, और इस स्पीकर का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। और पहला लोकसभा का स्पीकर जो है फ्रेडरिक व्हाइट को चुना गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक व्हाइट को चुना गया था। अब आप, ठीक है, ये पहले स्पीकर हैं लोकसभा के, ठीक है। लेकिन इन केसेस मान लीजिए आपसे ये पूछ देता है कि भाई हम तो जानते थे कि विट्ठल भाई पटेल हैं, तो आप कह दिए वो प्रथम भारतीय हैं जो लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। लेकिन लोकसभा का पहला स्पीकर अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि सर फ्रेडरिक व्हाइट है, ठीक है। अब बच्चों हमको एक बात और भी याद रखना होगा, ठीक है, कि जो केंद्रीय विधानमंडल की बात अगर हम करें तो केंद्रीय विधानमंडल में आप आलोचना अगर हम करें तो आप उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा ये व्यर्थ की बात थी, मतलब व्यर्थ की संस्था थी, क्लियर। और इसमें जो भी प्रतिनिधि आते थे वह जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, वो कुलीनों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में राज्यसभा में क्या हुआ, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर राज्यसभा जो है यह व्यर्थ की एक संस्था थी, ठीक है। और फिर इसके अंदर सांप्रदायिकता को महत्व दिया गया था, सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया था, और सांप्रदायिकता को बढ़ा करके भारतीय लोगों के बीच एक कटुता उत्पन्न की गई थी, क्लियर। अब बच्चों इसके साथ साथ हमको एक बात और याद रखना होगा, वो ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कमियां क्या थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ कमियां हैं, तो आप ये देखिए कमियां क्या हैं। तो बच्चों पहली बात आप याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या कमियां हैं, तो आप कहेंगे जो राइट टू वोट है या मताधिकार है यह सीमित था, ठीक है। 9 से लेकर के 12% लोगों को ही यह मताधिकार का राइट्स दिया गया था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक बात आप याद रखिएगा कि जो गवर्नर्स हैं, प्रांतों के जो गवर्नर्स हैं और जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, इनको जो पावर्स दिए गए थे ये असीमित पावर्स दिए गए थे। ये किसी स्त्री को पुरुष तथा किसी पुरुष को स्त्री बनाने का भी अधिकार रखते थे, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि सांप्रदायिकता ने, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को फैलाया गया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था, ठीक है, कि भारत का विभाजन निकट भविष्य में अवश्य होगा। और उत्तरदायित्व भी आप देख रहे हैं कि उत्तरदायित्व जो दिया गया है वह आंशिक है, और ऐसी स्थितियों में भारतीयों के साथ एक बेईमानी की गई थी, क्लियर। और जब हमने आपको ये सब चीजें बता दिया तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम क्वेश्चन को, मुख्य परीक्षा के लिए अब हम क्वेश्चनों को करें। तो आइए मुख्य परीक्षा के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ले आएंगे और कहेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के पारित होने के कारण बताइए, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के पारित होने के कारण को उल्लेखित करते हुए यह स्पष्ट करिए कि द्वैत प्रणाली क्यों असफल हो गई। फिर से मैं आपके बीच में क्वेश्चन नरेट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के कारणों को उल्लेखित करिए और यह भी स्पष्ट करें कि
द्वैध प्रणाली असफल क्यों हो गई? ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो यह आप देख रहे हैं कि इसमें दो क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्तमान आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा, ठीक है, सब्सिडरी क्वेश्चंस भी, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इसके साथ जुड़े होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं करा कारणों का उल्लेख करिए, फिर करा कि द्वैध प्रणाली असफल क्यों हो गई। तो आपके सामने ये लिखना है आपको, तो लिखना तो आप ही को है ना। तो अब सवाल इस बात का है कि कारणों को उल्लेखित करना है। तो आप पहली बात बताइए, हम ये बना दे रहे हैं, एक फ्रेमिंग तैयार कर रहे हैं, आप इसी को व्याख्या करिए और वो व्याख्या जो हमने, ठीक है, आपको समझाया है उसी के आलोक में करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट हमने आपसे क्या कहा था? फर्स्ट पॉइंट हमने आपसे ये कहा, सर मार्ले मिंटो रिफॉर्म से असंतोष था। ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़े थोड़े लिखना है। रिफॉर्म से असंतोष था क्योंकि शब्द सीमाओं को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको करना है, ठीक है, ड्यूक का मेमोरेंडम, या आप कह सकते हैं याचना पत्र। तीसरी बात आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया कमीशन का सुझाव। चौथी बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? होम रूल आंदोलन की भूमिका। लगातार उत्तरदायी शासन की मांग कर रहा था होम रूल आंदोलन। इसके बाद एक बात और याद रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए भी लाया गया था। जो एकता ये लखनऊ पैक्ट 1916 से हुई थी, इसको तोड़ने के लिए भी लाया गया था। क्लियर? तो ये चीजें आपको ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लिखनी है, ठीक है, और ताकि 150 और 200 शब्दों के अंदर, ठीक है, ये आप इसे कर लें। अब इसके बाद कह रहा है कि द्वैध प्रणाली असफल क्यों हो गई, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं द्वैध प्रणाली असफल क्यों हो गई। असफल क्यों, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज आप याद रखिएगा, द्वैध प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही गलत थी। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गलत कैसे है साहब, ठीक है। तो आप बताओगे कि यहां पर उत्तरदायित्व जो है वो दोहरा है, एक बात तो ये है। और यहां पर कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जो विभाग पूर्ण स्वतंत्र हो। पता चला कि सिंचाई विभाग किसी और के पास है और जल किसी और के पास है। क्लियर? पानी और किसी के पास है और नहर किसी और के पास है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया। फिर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी सर ने, ठीक है, द्वैध प्रणाली का, ठीक है, समर्थन किया था और उसकी तारीफ किया था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि कुछ भी हो, यह भारतीयों के प्रशिक्षण देने के लिए एक अनिवार्य बुराई थी। क्लियर? और इसके साथ साथ और क्या बातें थी? तो आप कहेंगे कि जो प्रांतीय विषय थे इनका अविवेकी बंटवारा किया गया था। तो वो तो आप जानिए गए कि जो प्रांतीय विषय हैं, ठीक है, इनको बंटवारा किया गया। अभी मैंने आपसे कहा भी है कि साहब देखो, कोई भी विभाग जो है किसी के पास स्वतंत्र नहीं रह गया था। तो हमने पहला पॉइंट बताया कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह गलत था।
एक तो हमने आपसे ये बता दिया, दृष्टिकोण से ही गलत है ये, ठीक है भाई। एक घर के आप दो मालिक बना दीजिए तो ना घर रहेगा ना मालिक। अब एक राज्य के दो पति बना दिया आपने तो ना राज रहेगा ना पति, ठीक है। और शेष बातें आपको याद रखेंगे। विषयों का बंटवारा ये गलत था, क्योंकि कोई जो विषय ऐसा नहीं था जो पूर्णतः स्वतंत्र था। क्लियर? अब कोई भी कानून अगर पारित करना है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी देशी मंत्री या प्रांतीय मंत्री स्वविवेक से और आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, कोई कानून निर्मित नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ एक बात और है, फाइनेंशियल क्राइसिस थी या आप कह सकते हैं वित्तीय कठिनाइयां थी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी यह असफल हुआ। अब ये वित्तीय कठिनाइयां क्यों आई? तो जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि वार चल रहे थे और इसके साथ साथ वार के साथ साथ पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, ठीक है, शुरुआत हो चुकी थी। ऐसी स्थितियों में फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी। क्लियर? और इसके कारण भी असफलता हुई। फिर एक बात और याद रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जो मंत्री बनते थे ये मंत्री अनेक दलों से आते थे और ये मंत्री अपने अपने दलों की बातें करते थे, इसलिए कलेक्टिवली, ठीक है, सामूहिक रूप से ये विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और सेकंड चीज ये है कि इनकी कमजोरी के कारण, मतलब आप कह सकते हैं कि अफसरों पर नियंत्रण नहीं था, नियंत्रण नहीं था। जाहिर सी बात है कि जो मंत्री हैं ये कमजोर थे और जब मंत्री कमजोर थे तो ऐसी स्थिति में वो जो ऑफिसर्स थे वो उनकी बात को नहीं मानते थे, ठीक है। वो किसकी बात को मानते थे? तो आप कहेंगे कि सर ये सदैव गवर्नर की बातें मानते थे। फिर असफलता का एक और भी कारण था बच्चों, वो है स्वराज दल की भूमिका। स्वराज दल क्या कर रहा था? लगातार, ठीक है, अड़ंगेबाजी लगा रहा था और बताता था कि गवर्नमेंट ऑफ, कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कमियां हैं और इसको सुधार करने के लिए एक कमीशन भेजा जाए। और इसकी इसी मांग के कारण अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी गठित की गई थी। और उस कौन सी कमेटी थी? तो आप कहोगे कि अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी। मूडीमैन कमेटी का गठन हुआ था और अलेक्जेंडर जो मूडीमैन कमेटी है, ठीक है, इसकी इसी की रिपोर्ट पर ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था। क्लियर ना? और साइमन कमीशन ने भी इस बात को स्वीकारा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कमियां हैं और इन्हीं कमियों को सुधार करने के लिए साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था कि जल्द ही लंदन में एक क्या हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। ठीक है। अब बच्चों मैं आपके सामने एक प्रश्न उत्पन्न करूंगा, ठीक है, आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न तो हमने खत्म कर दिया, एक प्रश्न यहां आपसे और बनेगा। मुख्य परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन और आपका बन रहा है, लिखें आप उस क्वेश्चन को। द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? एक, फिर आगे आप बढ़ाइएगा, द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं, फिर इसके बाद करिएगा इस संदर्भ में 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
ठीक है, मतलब कह रहा है कि इस संदर्भ में, मतलब इस संदर्भ में, क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की विशेषताओं का विवरण दीजिए। इस संदर्भ में भी जोड़ दीजिए आप। फिर से मैं आपके बीच में नरेट कर दे रहा हूं कंप्लीट क्वेश्चन। कह रहा है द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की विशेषताओं का विवरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? क्लियर? तो आप द्वैध शासन प्रणाली का थोड़ा सा इतिहास आप बात कर लोगे। देखो, जो द्वैध शासन प्रणाली है, इसका भारत में पहला प्रयोग 1765 में होता है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा होता है। ठीक है ना? द्वैध प्रणाली का भारत में सूत्रपात सबसे पहले 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा होता है, जहां सत्ता को ये दो भागों में बांटा जाता है, एक दीवानी राइट्स और दूसरी तरफ, ठीक है, निजामत का अधिकार। तो इसका मतलब राजस्व वसूलना, मतलब और क्या करना, टैक्स लगाना, टैक्स वसूलने का काम ये किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। जबकि प्रशासन का कार्य किसको दिया जा रहा है? तो आप कहेंगे नवाब को दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? बंगाल में सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक तो आपने ये चीज देखा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि द्वैध प्रणाली अंग्रेजों ने खुद के अपने प्रशासन में लागू किया था। द्वैध प्रणाली 1784 में लागू हुई थी। ठीक है ना? और ये प्रणाली कहां लागू हुई थी? तो आप कहेंगे कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में लागू हुई थी। कैसे? तो आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे या सीडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन 1784 के, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ने, ठीक है, क्या कर दिया? पिट्स इंडिया एक्ट आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पिट्स इंडिया एक्ट। और बच्चों यहां पर आपको याद रखना होगा क्या बात है, तो आप कहेंगे कि इसके तहत, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो ये तो दो द्वैध प्रणाली आपने पढ़ लिया, लेकिन अब अगली जो द्वैध प्रणाली आ रही है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो द्वैध प्रणाली अपनाई गई, इसको अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो डायरकी आ रही है, द्वैध प्रणाली या डायरकी आ रही है ना बच्चों, तो हमको जानना है कि इसके अंदर क्या किया गया। ठीक है, तो आप कहेंगे द्वैध प्रणाली में प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में बांट दिया गया था। प्रांतों की जो कार्यकारिणी है या कार्यपालिका है, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक कहा गया कि आरक्षित विषय पर शासन करना है, और दूसरा कहा गया हस्तांतरित विषय पर शासन करना है। तो जो आरक्षित विषय है, इसका मुखिया गवर्नर को बनाया गया, और जो हस्तांतरित विषय है, इसका मुखिया सीएम को बनाया गया। सीएम के अधीन, मतलब मुख्यमंत्री के अधीन अनेक मंत्री होंगे। ठीक है ना? और ये सभी लोग किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, लेकिन जो आरक्षित सब्जेक्ट होगा, यह, इसका मुखिया कौन है? गवर्नर है। ठीक है ना? और ये जो गवर्नर होगा ना बच्चों, ठीक है, तो ये इन गवर्नर के बारे में आप याद रखना होगा कि ये इनके अपने मंत्री होंगे, और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्लियर? लेकिन एक बात और है कि यहां पर जो विषय बनाए गए थे, जो विषयों का विभाजन किया गया था, वो भी अविवेकी था। गवर्नर को के अधीन जो विभाग है, वो पूरा नहीं है, आंशिक है, और जो इनके अधीन है, वो भी आंशिक है। क्लियर? और चाहे विधानसभा कोई भी बिल पास करे,
वह कानून में नहीं बदल सकता था जब तक कि उस पर गवर्नर का हस्ताक्षर न हो। क्लियर? तो आप कहोगे कि इसके अतिरिक्त ये तो आपने समझ लिया कि द्वैध प्रणाली क्या है, लेकिन अब पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में जो है अन्य विशेषताओं को उल्लेखित करिए। तो सीधे सीधे से अभी मैंने आपको पूरे के पूरे मैटर बताया था कि देखो इसके अंदर केंद्रीय कार्य मतलब विधान पालिका और कार्यपालिका का निर्माण किया गया था और इसके लिए संसद बनाई गई थी। फिर हमने बताया था कि संसद को क्या क्या अधिकार दिया गया था बताया, सॉरी संसद किसे कहते हैं ये बताया था मैंने। कहा था कि वाइसराय प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा की बात की गई थी, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि लोकसभा में कुल कितने मेंबर्स थे, तो बताया था 145 थे, ठीक है ना, जिसमें से 145 में 104 जो मेंबर्स आएंगे वो चुनाव द्वारा आएंगे और 41 मेंबर्स ये जो है नॉमिनेटेड थे। ठीक उसी प्रकार से जो राज्यसभा आती है, राज्यसभा में भी क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 2 प्रकार के मेंबर होंगे, ठीक है। एक मनोनीत होंगे, मनोनीत कितने थे, तो आप कहेंगे 27 थे, और निर्वाचित कितने थे, 33 थे। इस प्रकार से राज्यसभा के कुल 60 सदस्य थे, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ आपको हमने ये भी बताया था कि देखिए जो गवर्नर महोदय होंगे, इनको असीम राइट्स दिए गए थे, बहुत ज्यादा इनको पावर दे दिया गया था। और इसके साथ साथ हमने आपको अभी भी बताया था कि केंद्रीय विधानमंडल में हमने आलोचना भी किया था और ये कहा था कि देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की आलोचना आप इस तरह से कर सकते हैं कि राज्यसभा एक बेकार की संस्था थी, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे ये सदस्य जनता के नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं वो कुलीनों के प्रतिनिधि थे और वे कुलीनों के लिए ही कार्य किया करते थे, ठीक है। फिर हमने इनकी कमियों को बता रखा था जिसको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ठीक है। और अब हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने मैटर आपको बताया गया, अगर आप उतने मैटर को, ठीक है, एक जगह कंपाइल कर लेते हैं, लिख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से उठने वाला कोई भी एग्जाम मतलब प्रश्न, ठीक, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो और एग्जामिनेशन का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, आप उसे कर जाएंगे। अब हमारे सामने अगला पोर्शन आता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर, ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिख लें, मैं उसको बोल रहा हूं। तो आप लिखें भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। पूर्व की ओर देखो के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो बस बच्चों आज इतना ही, शेष हम कल मिलेंगे आपसे, और कल हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो भी क्वेश्चन दिया है ये भी देखेंगे, और इसके अतिरिक्त अन्य क्वेश्चन भी हम आपके बीच में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक, नमस्ते।